तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट अगस्त 2020 की तैयारी कर रहे हैं। वादे के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सोशल साइंस विषय का सिलेबस का टॉपिक बाय टॉपिक मेरे चैनल पे पढ़ाऊँगी। तो दोस्तों अगर आपको अपने लॉकडाउन के टाइम का फ़ायदा उठाना है, यूटिलाइज़ करना है, तो बने रहिए मेरे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन के साथ में। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैडम उपनिवेशवाद का क्या अर्थ होता है, उपनिवेशवाद का अर्थ हमें समझाइए। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से अच्छा है कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं बच्चों को क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होता है जो हमारे लिए हमको पता होना चाहिए। क्योंकि भारत भी पहले इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो मैंने कई वीडियोज़ में बार बार उपनिवेश शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब हमें कई बच्चों को उपनिवेश का मतलब समझ में नहीं आया कि उपनिवेश क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वही उपनिवेशवाद लेके आई हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा विभिन्न हितों को साधने के लिए निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राष्ट्र को विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना। क्या होता है दोस्तों, एक होता है समृद्ध राष्ट्र और शक्तिशाली राष्ट्र, जो मतलब पैसे वाला भी है और जिसके पास पे अच्छी शक्ति भी है। वो अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या करेगा, एक निर्बल मतलब जिसके पास बल शक्ति नहीं है, लेकिन वह राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होना चाहिए। मतलब निर्बल हो जाए, अभी उसका विकास नहीं हुआ हो, लेकिन उसके पास में प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे होने चाहिए, है ना। इनसे परिपूर्ण राष्ट्र को शक्ति के बल पर उपभोग करना। इस मतलब जो ये निर्बल राष्ट्र है, इसके जो भी संसाधन है उनका शक्ति के बल पे उपयोग करेगा। देखो व्यावहारिक रूप से हम समझते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आई किस लिए थी, व्यापार करने के लिए। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, व्यापार की जगह व्यापार के साथ साथ भारत के एक एक क्षेत्र पे राज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, और उनका राज कहाँ से प्रारंभ हुआ, 1757 के प्लासी के युद्ध से और 1764 के बक्सर के युद्ध से। जैसे ही ये दो युद्ध उन्होंने जीते, बंगाल पे उनका अधिकार हो गया। और बंगाल उस समय हमारे व्यापार का गढ़ था, है ना। तो बंगाल पे अधिकार करना मतलब भारत के व्यापार पे मतलब आधिपत्य करना। और बंगाल के युद्ध उन्होंने जीत लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बंगाल का शासन भी अपने अधिकार में ले लिया। तो फिर हुआ ये कि हम धीरे धीरे उनको शासन करने की मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, विभिन्न प्रकार के राजाओं से विभिन्न प्रकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो कोई राजा कुछ अनुमति देते थे, कुछ नहीं देते, तो उनको प्रॉब्लम होती थी। तो ज़रूरी ये हुआ कि क्यों ना हम यहाँ का शासन ही अधिकार कर लें, ताकि हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। हम जैसे चाहें जिस रेट में चाहें यहाँ पे व्यापार करेंगे, लोगों से टैक्स भी लेंगे, यहाँ पे शासन भी चलाएंगे, है ना, और अपना खजाना भरते रहेंगे। तो दोस्तों उस समय देखो, अब ये क्या कह रहा है कि एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बाहर से आता है। तो ब्रिटेन उस समय बहुत समृद्ध था और शक्तिशाली भी था, ठीक है। और वह क्या करता है, एक गरीब निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण। भारत उस समय निर्बल तो था, क्योंकि भारत में जो राजा थे वो विभिन्न अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए भारत के टुकड़े उन्होंने कर रखे थे। एक ही राजा दूसरे राज्य से लड़ता था। तो मतलब भारत में एकता की कोई शक्ति नहीं थी, ठीक है। लेकिन भारत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था। उस समय भी भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहते थे दोस्तों। भारत में उस समय बहुत सारा गोल्ड था। भारत मसालों का धनी था। भारत से मसालों का व्यापार हुआ करता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे थी जो सिर्फ भारत में उस समय पैदा होती थी, है ना, और किसी देश में नहीं होती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, भारत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था। तो इंग्लैंड को मतलब किसी भी देश को उपनिवेश बनाने के लिए ऐसा ही राजा चाहिए जो गरीब हो शक्ति में और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हो। क्योंकि अगर उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो वो वहाँ जाके व्यापार किसका करेंगे, मतलब किस चीज़ का शोषण करेंगे। शोषण करने के लिए भी तो उन्हें कुछ चाहिए। अब भाई अगर किसी गरीब राष्ट्र में चले गए जहाँ पे पैसे तो हैं ही नहीं, उसके साथ ना कोयला है, ना पेट्रोल है, ना सोना है, ना चांदी है, कुछ भी नहीं है, तो वो वहाँ जाके व्यापार किसका करेंगे, कुछ है ही नहीं जब, तो क्या करेंगे, है ना। तो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के अब ये राष्ट्र में आ गए और हमारे जो विभिन्न संसाधन हैं उनका शक्ति के बल पे उपयोग करने लगे, उपभोग करने लगे। हमारे संसाधनों का हमसे ही खनन करवाते हैं और हमारे संसाधनों का हमसे ही व्यापार करते हैं। इंग्लैंड यही तो करते थे कि हमारे यहाँ पे कपास पैदा होती थी, कपास से हम क्या सूती वस्त्र बनाते थे, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या किया कि सूती वस्त्र आप मत बनाओ, सूती वस्त्र हम बनाएंगे। यहाँ से कपास ले गए वो, है ना,
यहाँ से जैसे कपास ले गए, कपास से धागा हमसे ही बनवा लिया। देखो कपास की फसल हमसे पैदा करवा रहे हैं ना, उससे धागा भी हमसे ही निकलवा लिया, ठीक है। अब उस धागे को वो ले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड से वो बना के लाए रेडीमेड कपड़े, है ना। और रेडीमेड कपड़े आके वो भारत में ही बेच रहे हैं। तो उन्होंने मान लो हमसे कपास खरीदी 50 रुपये किलो, ठीक है। उससे धागा बनने की कॉस्ट आई 100 रुपये, ठीक है। वो यहाँ से ले गए, अब लेके जाने में इनमें करके मान लो 200 रुपये लग गए, है ना। अब वो वहाँ जाके उससे बना के ला रहे हैं रेडीमेड कपड़े, है ना। और रेडीमेड कपड़े लाके वो इसी इंडिया में बेच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बाजार भी बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत हाई होती है और यहाँ पे संसाधन कम है पहले से। मतलब इन लोगों के पास ना तो इतने कपड़े हैं, ना इंडिया में इतनी फैक्ट्रीज है कि इंडिया वाले खुद रेडीमेड कपड़े बना लेंगे। हम तो हाथ से सूत काटते थे और मोटे कपड़े बनाते थे, सूती कपड़े, ठीक है, और वो भी बहुत कम मात्रा में। अब उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ से कपड़े बन के यहाँ आ रहे हैं। तो जो 200 रुपये की लागत का माल था, उसको वो इंडिया में ला के 800-900 रुपये की लागत में बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, संसाधन भी हमारे, चीज़ भी हमारी, मेहनत भी हमारी, और बेचा भी हमको ही जा रहा है। और कितने लाभ में, 4 गुने, 5 गुने, 6 गुने लाभ में बेचा जा रहा है। तो ये होता है दोस्तों उपनिवेशवाद। मतलब किसी भी निर्बल राष्ट्र पे एक अमीर राष्ट्र और शक्तिशाली राष्ट्र आता है, वो किसी भी निर्बल किंतु प्राकृतिक रूप से संसाधन संपन्न राष्ट्र को जाके वहाँ के संसाधनों का शक्ति के बल पर, अब कैसे करता था वो, शक्ति के बल पर ही तो करता था। ब्रिटेन विभिन्न प्रकार की सेनाएं रखता था, हमारे राजाओं को अपने अधिकार में कर लिया था, राजाओं को सबको जीत लिया था। तो शक्ति के बल पे हमारे संसाधनों का उपभोग करना, इस तरह से उपनिवेशवाद का एक स्रोत कोलंबस और वास्को डी गामा की यात्राओं को माना जाता है। दोस्तों क्यों माना जाता है कोलंबस और वास्को डी गामा की यात्राओं को? क्योंकि कोलंबस वह पहला पुर्तगाली यात्री था जिसने अमेरिका की खोज करी थी, है ना। ठीक है दोस्तों, कोलंबस आया तो था इंडिया को खोजने, लेकिन किसी गलती की वजह से वह अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका को उसने नई दुनिया का नाम दिया। तो कोलंबस ने तो करी अमेरिका की खोज, ठीक है। फिर वास्को डी गामा आया, दूसरा यात्री। वास्को डी गामा कब आया था? उसने 1498 में इंडिया की खोज करी थी, है ना। तो इनकी यात्राओं को उपनिवेशवाद का स्रोत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर जब तक कोलंबस और वास्को डी गामा अमेरिका और इंडिया की खोज नहीं करते तो इंग्लैंड वासियों को पता ही नहीं चलता कि समुद्र के पार ऐसे भी कोई देश है जहाँ पे बहुत सारे संसाधन हैं। वास्को डी गामा ही तो वो पहला यात्री था जो इंडिया में आके गया था और यहाँ पर देख के गया था कि इंडिया कितना अमीर देश है, कितना संसाधन संपन्न देश है, यहाँ पे कितने सारे पैसे हैं लोगों के पास, कितना सारा गोल्ड है, यहाँ पे बहुत सारे मसाले हैं। और वो यहाँ से दोस्तों एक मसाले का जहाज भर के लेके गया था जब वास्को डी गामा वापस गया था ना भारत से इंग्लैंड, और उस मसाले के जहाज से उसको 50 गुना फ़ायदा हुआ था, 50 गुना पैसों में वहाँ जाके बेचा था। इसलिए फिर वहाँ के व्यापारी लालायित हुए थे कि यार इंडिया क्या चीज़ है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। अगर वास्को डी गामा वहाँ पे जाके इतने पैसे कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे व्यापारी आने लगे और फिर धीरे धीरे इंग्लैंड के व्यापारियों ने, जो भी व्यापारी यहाँ आता यहाँ से बहुत लाभ कमा के जाता, फिर इंग्लैंड के व्यापारियों ने मिलकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई भारत पे राज करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए। और वही ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में यहाँ पे जहांगीर से परमिशन प्राप्त करती है। किसने परमिशन प्राप्त की थी? टॉमस रो ने। और इंग्लैंड में व्यापार करना शुरू कर देती है। तो इसको कोलंबस और वास्को डी गामा को स्रोत इसलिए माना जा रहा है कि अगर ये भारत और अमेरिका की खोज नहीं करते तो इंग्लैंड को कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसे भी कोई देश है, और वो कभी यहाँ पे ना व्यापार करने के लिए आते और ना शासन करने के लिए आते। तो ये है दोस्तों उपनिवेशवाद। तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश या फिर कॉलोनी स्थापित कर लेना। क्या होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र के लोग दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब इंग्लैंड कहाँ है और भारत कहाँ है, बहुत अलग अलग क्षेत्र हो गए हैं भौगोलिक रूप से भी, है ना। तो वहाँ के लोग यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, अपना उपनिवेश, अपना राज्य, अपनी कॉलोनी स्थापित कर रहे हैं। यह मान्यता रखना यह एक अच्छा काम है। देखो, जो उपनिवेशवादी होते थे वो ये नहीं सोचते थे कि हम किसी पे जाके किसी को अपना गुलाम बना रहे हैं, किसी पे राज्य कर रहे हैं। उपनिवेशवादी हमेशा ऐसे सोचते थे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो क्या कहते थे कि अंग्रेज़ तो दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि असभ्य और बर्बर लोगों को सभ्य बनाने के लिए, मतलब भारत के लोग असभ्य हैं, गंवार हैं, बर्बर हैं, और हम इन्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो हम तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे रेलों का विकास कर रहे हैं, हम यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा चला रहे
रहे हैं, हम यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग तो, है ना। तो उपनिवेशवादी हमेशा ऐसे समझता था कि वो एक अच्छा काम कर रहा है, और उपनिवेशवाद कोलोनिज्म कहलाता है। उपनिवेशवाद मतलब अपनी कॉलोनी एक यहाँ पे स्थापित कर ली। एक तो उनका देश तो है इंग्लैंड, अब इंग्लैंड की ही एक कॉलोनी उन्होंने इंग्लैंड में आके स्थापित कर ली, वो हो गया उपनिवेशवाद। इतिहास में प्राय 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा। इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेश बनाए। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपनिवेश यूरोप के थे, और ना सिर्फ इंडिया उनका उपनिवेश था, लगभग विश्व में बहुत सारे देश उनके उपनिवेश थे। उन्होंने जापान को भी उपनिवेश बना लिया, उन्होंने इधर अमेरिका को भी उपनिवेश बना लिया, दक्षिण अमेरिका को बना लिया, अफ्रीका को बना लिया। तो यूरोप के देशों ने बहुत सारे लोगों को उपनिवेश बनाया है, और उनमें भी सबसे पहले इंग्लैंड ने ये प्रथा शुरू करी थी। और उपनिवेशवाद प्रारंभ कब से हुआ था? 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक। मतलब 15वीं शताब्दी कौन सी होगी? 1600 में। तो 1600 में तो आई थी अपने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, और 20वीं शताब्दी मतलब 1947 लगभग। तो हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, और भी देश हैं, जो कई देश हैं वो बहुत बाद में भी आज़ाद हुए थे, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का जो काल है वो उपनिवेशवाद का काल कहलाता है। और इंग्लैंड ने, यूरोप ने इस समय में विश्व के विभिन्न भागों में बहुत प्रकार के उपनिवेश बनाए थे। अब उपनिवेशवाद लाने के कारण क्या होते थे? इनके असली कारण जो होता था वो ये होता था, लाभ कमाने की आकांक्षा। भाई वास्को डी गामा यहाँ से बहुत सारा लाभ कमा के गया था, जो भी व्यापारी यहाँ आ रहा था बहुत सारा लाभ कमा रहा था, तो ओब्वियसली वो यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे, और सबसे मेन रीज़न उनका होता था सिर्फ प्रॉफिट। उन्हें प्रॉफिट चाहिए, उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मात्र देश की शक्ति को बढ़ाना। दूसरा रीज़न ये होता था कि मात्र देश की शक्ति को बढ़ाया जाए। भाई उस समय एक ही होता था कि जिस देश के जितने ज़्यादा उपनिवेश हैं वो देश उतना ही शक्तिशाली माना जाता था, और इसीलिए उस ज़माने में ब्रिटेन का डंका गूंजा करता था, क्योंकि ब्रिटेन के उस समय में सबसे ज़्यादा उपनिवेश थे। अब मात्र देश में सज़ा से बचना, सज़ा से बचने का भी एक रीज़न है दोस्तों कि वो उपनिवेशों में आ जाते थे। मतलब किसी भी, इंग्लैंड ने अपने देश में कोई जुर्म कर दिया है ना, अब उस जुर्म के लिए उसे वहाँ पे सज़ा मिलेगी। जब अपने यहाँ पे राजाओं का शासन था उस समय वहाँ पे संसदीय व्यवस्था भी आ गई थी, न्यायपालिका भी आ गई थी, तो उसके लिए उसे सज़ा मिलेगी। तो उस सज़ा से बचने के लिए क्या क्या करता था वो, किसी उपनिवेश या कॉलोनी, मतलब जो भी उनके उपनिवेश है उसमें भाग के चला जाता था। वहाँ आराम से रहता भी था, व्यापार भी करता था, इतनी दूर उसे कोई पकड़ने भी नहीं आता था। तो एक उद्देश्य क्या हो जाता था, मात्र देश में सज़ा से बचना हो जाता था। और मेन एक और उद्देश्य जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, स्थानीय लोगों का धर्म बदलाकर उन्हें उपनिवेशवादी धर्म में परिवर्तित करना। उपनिवेशी के धर्म में जो भी उपनिवेश, जो भी हमारे देश पे अधिकार कर रहा है उसका जो धर्म है, ऑब्वियसली पहले धर्म प्रचार का बहुत ज़्यादा रिवाज था, और धर्म प्रचार को एक बहुत ज़्यादा ऐसे पवित्र काम माना जाता था, ठीक है। तो सब लोगों की ये होता था कि हमारे धर्म का जोरों शोरों से प्रचार किया जाए, हमारे धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा हो दुनिया में। तो उपनिवेशवाद का एक लक्ष्य यह भी होता था, वहाँ से बहुत बड़े बड़े पादरी आते थे, और वो क्या करते थे, यहाँ पे आके अपने धर्म का प्रचार करते थे। मतलब हमारे इंग्लैंड में ईसाई धर्म है, तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार उन्होंने बहुत किया। और आपको पता भी है कि नॉर्थ इंडिया को तो उन्होंने लगभग ईसाई बना ही दिया था, है ना। और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे उन्होंने ईसाई धर्म फैलाया। तो ये इनके उपनिवेशवाद के उद्देश्य हो गए कि लाभ कमाना, मात्र देश की शक्ति को बढ़ाना, मात्र देश में सजा से बचना, और लोगों का धर्म बदलवाना। कुछ उपनिवेशवादी यह भी सोचते थे कि स्थानीय लोगों को ईसाई बनाकर उन्हें सभ्यता के दर्शन कराकर वे उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उपनिवेशवाद का अर्थ होता था आधिपत्य, विस्थापन और मृत्यु, है ना। वो तो अपने आप को क्या सोचते थे, वो तो अपने आप को ये सोचते थे कि वो उन्हें, हम लोगों को ईसाई बनाकर हम लोगों को सभ्य कर रहे हैं। वो लोग ये मानते थे कि जो हिंदू और मुस्लिम धर्म है ये गंवारों के धर्म है, इनमें कुछ नहीं सिखाया जाता, ये तो एक तरह से जनजातियां हैं, है ना। इसीलिए वो हम लोगों को असभ्य और बर्बर कह के बुलाते थे। तो वो ऐसे कहते थे कि आप ईसाई बन जाओ, हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, हम आपको रहना पीना सिखाएंगे, कोट पैंट पहनना सिखाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते थे, ईसाई बनाकर हमें सभ्यता के दर्शन करवाते थे, सभ्य बनाते थे। लेकिन वास्तव में उपनिवेशवाद जो होता था उसका मतलब होता था आधिपत्य, मतलब गुलाम बनाना, विस्थापन मतलब यहाँ से हमारे लोगों को यहाँ से ले जाते थे जहाँ पे उन्होंने चाय के बड़े बड़े बागान लगाए थे, जैसे मलेशिया में, इंडोनेशिया में। तो यहाँ के लोगों को दास बनाकर वहाँ पे ले जाकर मजदूरी करवा देते। तो ये हो गया विस्थापन। और मृत्यु बिना किसी रीज़न के, जैसे हमारा कभी जलियांवाला बाग हत्याकांड उन्होंने कर दिया, है ना। तो बिना किसी रीज़न के लोगों को मारना, ये होता था वास्तविक रूप से उपनिवेशवाद का अर्थ।
उपनिवेश मात्र देश के साम्राज्य का एक भाग होता था, अतः उपनिवेशवाद का साम्राज्यवाद से घनिष्ठ संबंध। तो सीधी सी बात है दोस्तों, उपनिवेशवाद अपने देश का ही एक भाग हो गया ना। अपनी कॉलोनी तो बोलते थे वो इंडिया को, ब्रिटेन वाले, कि इंडिया की एक कॉलोनी है, ब्रिटेन की एक कॉलोनी है इंडिया। तो क्या हो गया, अपने साम्राज्य का प्रसार कर रहे हैं। तो उपनिवेशवाद को हम साम्राज्यवाद भी बोल सकते हैं कि उपनिवेशवाद का असली अर्थ है कि अपने देश के साम्राज्य में विस्तार करना। तो ये दोस्तों उपनिवेशवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो के नीचे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।